क्या आपको पता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्या आपको पता है कार्डियक साइकिल क्या होता है? क्या आपको पता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? अच्छा ये बताओ, बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को कौन कौन ब्लड ग्रुप वाले इंसान अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? अच्छा आप ये बताओ, कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल के कितने ड्यूरेशन होते हैं? पर मिनट कितना कार्डियक साइकिल चलता है? ईसीजी के बारे में पता है क्या आपको? लिम्फ क्या होता है? लिम्फाइड ऑर्गन क्या होता है? चलिए, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे, अगर आप उसके आंसर्स दे पा रहे हैं तब तो बढ़िया है। आप इस पूरे लेक्चर्स को आप एज अ रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता उनके आंसर्स, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये सारे लेक्चर्स। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर का, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक का ये एक चैप्टर है। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड और लिम्फ के बारे में, ब्लड के एलिमेंट्स के बारे में, ब्लड कैसे फॉर्म होता है, लिम्फ क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट कैसे फंक्शंस करता है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज से रिलेटेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहले ब्लड। ब्लड क्या होता है भाई? ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये समझो। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि हमारे बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग तीन चीज़ पढ़ते हैं। एक तो होता है बोन, फिर कार्टिलेज एंड ब्लड। इसमें से ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ब्लड फ्लूइड है, तो इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जबकि बोन और कार्टिलेज क्या है? टफ है, जिसमें से बोन जो है ज़्यादा टफ है और कार्टिलेज थोड़ा सा प्लाइएबल होता है, मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है क्योंकि उसमें फाइबर्स प्रेजेंट है। फाइबर्स के प्रेजेंस की वजह से बोन और कार्टिलेज जो है वो टफ है, जबकि ब्लड में वही फाइबर्स क्या है? एब्सेंट है। और यही कारण है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर फाइबर्स एब्सेंट है। जैसे आपको पता होगा कि बोन्स और कार्टिलेज में कौन सा फाइबर प्रेजेंट है? कोलाजेन फाइबर प्रेजेंट है। कोलाजेन फाइबर क्या है? जो कि स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, उसको स्टिफ बनाता है, बोन को और कार्टिलेज को। सेम चीज़ ब्लड में एब्सेंट है, जिसके वजह से ब्लड को या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं रीजन आपको लिख देता हूँ। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर फाइबर्स एब्सेंट है। फाइबर्स का एग्जाम्पल मतलब कौन सा फाइबर है? कोलाजेन फाइबर है। अच्छा, आपको पता ही होगा कि एनिमल वर्ल्ड में कोलाजेन प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन है, कोलाजेन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो लिक्विड मैट्रिक्स क्या है। जैसे ब्लड का दो पार्ट है, एक तो लिक्विड पार्ट मतलब जिस मीडियम में प्रेजेंस है सारे सेल्स वगैरह, और दूसरा सॉलिड पार्ट जिसमें सेल्स आते हैं। कौन कौन से सेल्स आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, उस लिक्विड मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या है? एक मीडियम है। जैसे मान लीजिए कि एक बकेट हम लोग लें, बकेट में पानी डाल दें और उस पानी में हम लोग बॉल्स डाल दें, जिस बॉल से हम लोग खेलते हैं या बाउंसिंग बॉल्स होता है, वैसे वैसे ढेर सारे बॉल्स डाल दें, तो वो मान लीजिए एक तरह का ब्लड अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको एज्यूम हम लोग ब्लड करते हैं, तो जो मैंने पानी डाला जिस मीडियम में वो सारे बॉल्स प्रेजेंट है, वो पानी क्या है? प्लाज्मा है। और वो सारे बॉल्स क्या हैं? सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है वो देखिए मेनली जो है वो लीवर से और लिम्फाइड ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लिम्फाइड ऑर्गन से लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। लीवर है वो और तरह के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, और भी बहुत सारे के प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। हम लोग पढ़ेंगे उसको। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट है, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। लिम्फ के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप देखो। ब्लड का कलर क्या होता है? ह्यूमन ब्लड का बात कर रहा हूँ। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है? रेड कलर। रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से आता है? हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। हेमोग्लोबिन के बारे में कुछ डिटेल्स में हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट इज
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर उसको डिटेल में पढ़ना है। पीएच का अगर मैं बात करूं तो 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन मतलब स्लाइटली बेसिक पीएच है। वॉल्यूम का अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम 5 to 6 लीटर होता है और फीमेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम 4 to 5 लीटर होता है। स्टडी जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ब्लड से होने वाले डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड से रिलेटेड है हीम, इसलिए हम लोग हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड के टिश्यू, ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस जो है जिसका मतलब होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना। हीमोपोएसिस सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था जब एक फीटस अपने मदर के यूटेरस में था, वोम्ब में था, वहीं पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। और सबसे पहली बार जो हीमोपोएसिस हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? यॉर्क सैक के द्वारा। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट हीमोपोएटिक टिश्यू क्या होता है? हीमोपोएटिक टिश्यू जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहली बार ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, तो वो है यॉर्क सैक। स्प्लीन और लीवर भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे लास्ट जो है हेमोपोएटिक टिश्यू, यानी कि जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, वो है बोन मैरो। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो फर्स्ट हेमोपोएटिक टिश्यू दैट इज यॉर्क सैक एंड लास्ट हेमोपोएटिक टिश्यू दैट इज बोन मैरो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे अंदर अभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, यॉर्क सैक या फिर बोन मैरो, तो बोन मैरो एग्जाम्पल हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ ब्लड का बात करें तो ब्लड का 3 फंक्शंस यहाँ पे कैटेगराइज करके लिखा गया है। सबसे पहला फंक्शन वो है जो हमने, जिसके बेसिस पे हमने पिछले चैप्टर पूरा पढ़ा, वो पूरा उसी फंक्शन पे डिपेंडेंट है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेगा ब्लड? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करेगा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, और भी बहुत सारी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे मेन फंक्शन जो ब्लड का है वो है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। सेकेंड फंक्शन देखो, ये पीएच को रेगुलेट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि ब्लड जो है वो एक तरह का बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच में चेंज को रेसिस्ट करता है, पीएच में चेंज नहीं आने देता है। जितना पीएच है उतना ही पीएच मेंटेन करने का वो कोशिश करेगा। ब्लड भी सेम यही काम करता है, पीएच को मेंटेन करने का कोशिश करता है। कैसे मेंटेन करता है हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर ही प्रेजेंट है। तो वाटर क्या करेगा? कूलेंट इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, बॉडी को ठंडा रखेगा। वाटर कंटेंट ऑफ द सेल, सेल में कितना वाटर जाना है ये भी ब्लड डिटरमाइन करता है। साथ में इसका मेन फंक्शन ये भी है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड में WBCs प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, जो अलग अलग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ते हैं और उनको मारते हैं। ये WBC वो सेल्स हैं जिनके कारण हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। हाँ, जब बीमार पड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब WBC एंटीबॉडी नहीं क्रिएट कर पाता है, या कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा पैथोजन आ गया तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी WBC जो है वो बहुत सारे बीमारी से हम लोग को हर एक सेकंड हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो, अगेंस्ट डिजीज थ्रू फैगोसाइटोसिस WBC। फैगोसाइटिक क्या होता है? फैगोसाइटिक मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आया है उनको डाइजेस्ट कर देना, मार देना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और WBC क्या है? एक फैगोसाइटिक सेल है। साथ में कुछ प्रोटीन्स भी सिक्रीट करते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे एंटीबॉडीज, इंटरफेरोन्स। एंटीबॉडीज के बारे में आप लोग जानते होंगे। इंटरफेरोन क्या है? इंटरफेरोन भी एक प्रोटीन है जो कि हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्टेड सेल से बचाता है। जैसे मान लो कि एक जगह 10 सेल है जिसमें से एक सेल इन्फेक्टेड हो गया है, तो बचा हुआ 9 सेल इन्फेक्ट ना हो, इससे प्रोटेक्ट करेगा। ये कौन करेगा? इन्फेक्टेड सेल ही सिक्रीट करेगा इंटरफेरोन को, और ये इंटरफेरोन बाकी बचा हुआ 9 सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो इंटरफेरोन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में इंटरफेरोन का मेन रोल होता है कार्सिनोजेन, मतलब कैंसर के केस में इंटरफेरोन काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा, हमारा ब्लड जो है प्रोटेक्ट करता है ब्लड लॉस से। कभी भी अगर इंजरी हो गया, इंजरी के कारण कट वगैरह लग गया,
तो ब्लड कंटिन्यूसली लॉस ना होते रहे हमारे बॉडी से, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सारे क्या करते हैं, ये सब मिलके क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग कोआगुलम भी बोलते हैं। वो क्लॉट क्या करता है, ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है हमको। तो ये कुछ फंक्शंस है ब्लड से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं ब्लड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट है, प्लाज्मा है, किस किस तरह के सेल्स हैं, किनका क्या परसेंटेज है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। देखो ध्यान से समझना, ब्लड में मेनली दो चीज़ प्रेजेंट है, एक तो लिक्विड पार्ट, एक और लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज प्लाज्मा जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है सेल्स के लिए, और दूसरा सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज ब्लड का सेल्स, जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट पूरे ब्लड का 45% वॉल्यूम कवर करता है, जबकि ब्लड प्लाज्मा दैट इज लिक्विड पार्ट वो 55% वॉल्यूम को कवर करता है। अगर प्लाज्मा के कलर का बात करूँ तो प्लाज्मा का कलर पेल येलो कलर का होता है, मतलब लाइट येलो कलर का। किसी किसी बुक्स में इसको स्ट्रॉ कलर भी लिखा हुआ रहता है। स्ट्रॉ मतलब जो वीट का जो कल्टीवेशन किया जाता है, वीट का जो खेती किया जाता है, तो उसमें जो प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसमें जब वीट निकल जाता है तो बचा हुआ जो पार्ट है जिसको हम लोग स्ट्रॉ बोलते हैं, जिसको नेवारी या फिर पुआल भी बोला जाता है, उसका जो कलर होता है लाइट येलो कलर का, वैसा ही कलर होता है प्लाज्मा का भी। अच्छा, कलर है तो कोई ना कोई पिगमेंट भी होगा जो वो कलर प्रोवाइड करा रहा होगा, उस पिगमेंट का नाम है यूरोबिलिनोजेन। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में बिलीरुबिन भी लिखा होता है, यूरोबिलिनोजेन को ही। अब देखो इस प्लाज्मा में भी अगर बात करें जो कि पूरे ब्लड का 55% वॉल्यूम कवर कर रहा है, इस प्लाज्मा में भी दो पार्ट है। एक तो वाटर प्रेजेंट है जो कि 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा को कवर करता है, और सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है दैट इज 8 to 10% कवर करता है। अच्छा, सॉलिड पार्ट में इसी में ग्लूकोज भी आ जाता है, इसको ध्यान रखना, इसी में कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट भी प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग, इनऑर्गेनिक मतलब आयंस के फॉर्म में, जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फंक्शंस में यूज होता है। ऑर्गेनिक पार्ट का अगर बात करें तो 7 to 9% ऑफ व्हाट, 7 to 9% ऑफ प्लाज्मा, मतलब जो 55% है उस 55% प्लाज्मा का 7 to 9% ऑर्गेनिक पार्ट दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स कवर करता है। प्लाज्मा प्रोटीन टोटल 7% कवर करता है प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा प्रोटीन टोटल 4 टाइप्स का होता है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो 44% कवर करता है, पूरे प्लाज्मा प्रोटीन का 44% पार्ट एल्ब्यूमिन कवर करता है, दैट इज सबसे ज़्यादा अमाउंट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाया कहाँ पर जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इन सारे सेल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन ही है। तो एल्ब्यूमिन इन सारे में से सबसे स्मॉलेस्ट है, लिवर में प्रोड्यूस किया जाता है, और ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन भी रखता है। तो उसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसी को हम लोग ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऑनकोटिक प्रेशर भी इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑनकोटिक प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है, इसके पीछे एक थ्योरी है पूरा का पूरा, मैं आपको शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है एक्चुअली में, जैसे ये हमारा एक ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ये हो गया ब्लड कैपिलरी दैट इज ब्लड वेसल। इसके अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा, ब्लड वगैरह, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन भी प्रेजेंट है दैट इज एल्ब्यूमिन का मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स के इधर जितना भी स्पेस है ये सारे इंटरस्टिशियल स्पेस हैं। इंटरस्टिशियल में प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर प्रेजेंट होगा वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा।
अब देखो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का जो साइज है वो इतना सफिशियंट होता है कि वो इस ब्लड कैपिलरी से स्केप नहीं हो सकता है, यानी कि बाहर नहीं निकल सकता है। इतना बड़ा साइज होता है उसका, इन सभी में से छोटा होता है लेकिन फिर भी इतना बड़ा साइज होता है कि वो कैपिलरी में से बाहर स्केप नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन के वजह से एल्ब्यूमिन एक वाटर पुलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। क्या बोलते हैं उसको? वाटर पुलिंग इफेक्ट। यानी कि जो वाटर प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उस वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, यहाँ भी इसको खींच करके कहाँ ले जाएगा? इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ले जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा यानी ब्लड में वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर क्रिएट होता है वाटर के वजह से ब्लड कैपिलरी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि लीवर फेल्योर के कारण, कभी कभी किडनी में भी फेल्योर के कारण, या फिर क्रॉनिक बर्न हो जाने के कारण क्या होता है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीवर से नहीं फॉर्म होता है। जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीवर से फॉर्म नहीं होगा तो ये वाटर को पुलिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, यानी कि वाटर जो है वो इसके अंदर ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं जा पाएगा, और जो भी वाटर अंदर प्रेजेंट है भी वो एल्ब्यूमिन के एब्सेंट में क्या हो जाएगा? फिर से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में सूजन यानी कि इडेमा हो जाएगा। इडेमा हम लोग बोलते हैं उसको। इडेमा मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। वाटर जब बाहर निकल जाएगा ब्लड कैपिलरी से तो वो टिश्यू में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बॉडी फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इडेमा। बताओ पूरा आपको समझ में आया कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन करता है। नेक्स्ट समझो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में। ग्लोब्यूलिन क्या है? ये एल्ब्यूमिन के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट में 38%, प्लाज्मा प्रोटीन का 38% ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ही होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 तरह का होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, जिसमें से अल्फ़ा और बीटा जो है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है, जबकि गामा जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, जो कि बीटा सेल्स उसको सिक्रीट करता है। एक्चुअली गामा जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करने का भी काम करता है, तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो गामा सेल का फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर एंटीबॉडी का सिक्रेशंस करता है। अच्छा, ग्लोब्यूलिन में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं, सोल्जर की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी में, इसलिए हम लोग इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन 5 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और म्यू। हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में आगे। नेक्स्ट अगर थर्ड प्रोटीन का मैं बात करूं तो वह है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो है वो क्लॉटिंग में काम करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। दोनों को मिला करके अप्रॉक्स 7% प्रेजेंट है, दोनों ही लीवर से प्रोड्यूस होता है। देखो अब फाइब्रिनोजेन का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, जिसके वजह से कट लगने पे ये स्केप नहीं करता है, वहाँ पर जा करके स्टिक हो जाता है लार्ज साइज होने की वजह से। जैसे मान लो कि ये इस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ कट लग गया, ये फाइबर्स आकर के इस तरह से नेट बना दिया। अब ये फाइब्रिनोजेन बहुत सारे स्टेप होता है, वो लार्ज साइज होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जा करके स्टिक कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो फ्लो कर रहा है, मतलब ब्लड जो रिलीज हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है ब्लड, वो रुक जाएगा। क्लॉट का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है, दोनों ही क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट को ब्लड कॉर्पस्कल भी बोला जाता है, जिसमें 3 तरह के सेल्स आते हैं जो बेसिकली हमारे ब्लड के सेल्स हैं। दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को एराइथ्रोसाइट भी हम लोग बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग ये ब्लड के सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग आरबीसी यानी एराइथ्रोसाइट के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात की है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, ये स्टेम सेल्स के बने हुए होते हैं, यानी कि फीटल स्टेज में स्टेम सेल्स होता है जो कि प्लूरिपोटेंट होता है, यानी कि उसके पास पोटेंशियल होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन वो कर सके। जैसे वो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, डब्ल्यूबीसी में भी 5 तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं, उनका वो फॉर्मेशन करता है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले वो स्टेम सेल्स ही था, बाद में वो डिफ्रेंशिएट होकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जितने भी होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो डिफ्रेंशिएट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल्स,
यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से वो डिफ्रेंशिएट होकर के सारे सेल्स बनते हैं। सबसे पहले सेल यानी आरबीसी के बारे में हम लोग बात करें तो ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट में या मैक्सिमम नंबर में जो सेल्स प्रेजेंट है वो है आरबीसी, दैट इज एराइथ्रोसाइट। आरबीसी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हम लोग ने देखा। तो मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन कराता है वो आरबीसी के अंडर ही है, आरबीसी ही ट्रांसपोर्टेशन कराता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेज का। फॉर्मेशन की बात करें तो आरबीसी के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस, और जो हार्मोन इन्वॉल्व है एराइथ्रोपोइसिस में उस हार्मोन का नाम है एराइथ्रोपोएटिन, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आरबीसी के फॉर्म होने से पहले रेटिक्युलोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अब ये चीज़ आपने सुना नहीं होगा इसलिए ध्यान से समझिएगा। बोन मैरो में एक्चुअली रेड बोन मैरो में बोन है, उसके बीच में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो रेड बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करता है रेटिकुलोसाइट का। रेटिकुलोसाइट क्या है? एक तरह के सेल्स हैं जो कि इमेच्योर आरबीसी हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब वही रेटिकुलोसाइट रिलीज होता है ब्लड में तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो वो डेवलप्ड होकर के आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, और आरबीसी के फॉर्म होने के बाद वहाँ से न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, और जितने भी ब्लड मतलब सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे भी एब्सेंट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट ही बचा रह जाता है। तो रेटिकुलोसाइट क्या है? इमेच्योर आरबीसी है, इसको ध्यान रखना आप। आरबीसी काउंट का अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर टोटल 5.5 मिलियन आरबीसी होता है और फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन आरबीसी होता है। 1 मिलियन कितना होता है आपको पता है ना? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। 5.5 मिलियन मेल में और 4.5 मिलियन सेल्स फीमेल में। अच्छा, ये जो भी नंबर दिया है वो पर माइक्रोलीटर दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखना। पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, माइक्रोलीटर को हम लोग ये सिंबल से भी डिनोट करते हैं, माइक्रोलीटर। अब माइक्रोलीटर सुन करके कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो मैं माइक्रोलीटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये दिया हुआ है, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में 50 माइक्रोलीटर होता है। मतलब 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड का वो जो वैल्यूम वो होता है वो 50 माइक्रोलीटर होता है। 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 1 mm³ या फिर 10⁻⁻⁶ लीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि 1 माइक्रोलीटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा। शेप का अगर मैं बात करूँ तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? एक तो सर्कुलर होता है, दूसरा बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव मतलब कुछ देखिए इस तरह का वो दिखता है, ऐसा इस तरह का सर्कुलर होता है और दोनों तरफ से वो बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे आपको याद है कि बचपन में हम लोग एक मिठाई खाया करते थे जिसको बोलते थे पेड़ा, अभी भी मिलता है वो पेड़ा। तो पेड़ा में क्या होता था? वो गोल सा होता था पेड़ा, और दोनों तरफ क्या होता था? पेड़ा बनाने के बाद उसको थंब से ऐसे उसमें प्रेस कर दिया जाता था दोनों तरफ से, तो जिसकी वजह से एक बीच में एक गड्ढा जैसा बन जाता था। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, सर्कुलर होता है और दोनों तरफ से जो है वो कॉनकेव स्ट्रक्चर बना होता है, गड्ढा जैसा होता है, इसलिए बाई कॉनकेव कहलाता है। डायमीटर का अगर मैं बात करूं, क्योंकि सर्कुलर है तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, ये वाला बात कर रहा हूँ इस लेंथ का। डायमीटर की बात करूं तो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर आरबीसी के अंदर, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं आरबीसी के बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो आरबीसी जो होता है वो ई न्यूक्लिएट होता है। ई न्यूक्लिएट मतलब मैच्योर आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको ई न्यूक्लिएट बोलते हैं। अच्छा, एक बात समझ लेना कि इनिशियली जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेटिकुलोसाइट के फॉर्म में, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब वो डेवलप होकर के मैच्योर आरबीसी बनाता है उस दौरान न्यूक्लियस वहाँ से रिमूव हो जाता है। न्यूक्लियस के रिमूव होने के पहले ही हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस रिमूव होने से पहले बन जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा फिर से डिटेल में। साथ में यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं होता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, दैट इज पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अच्छा, आरबीसी का ग्रेवयार्ड हम लोग किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। स्प्लीन क्या है? एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन है।
ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई आरबीसी खराब हो जाता है, रप्चर हो जाता है, हर एक मिनट हर एक सेकेंड हमारे बॉडी में बहुत सारे आरबीसी डेड हो रहे हैं और बहुत सारे नए आरबीसी का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो जो आरबीसी डेड हो गए हैं, रप्चर्ड हो गया, वो सर्कुलेशन यानी ब्लड कैपिलरी से रिलीज हो जाएंगे, सर्कुलेशन से उसको रिमूव कर दिया जाएगा और वो चला जाएगा स्प्लीन में। स्प्लीन में प्रेजेंट होता है फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिस मतलब जो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, मार देगा, खा जाएगा। उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तो देखो फैगोसाइटिक माइक्रोफेज होता है स्प्लीन के अंदर में, वो क्या करेगा, इस रप्चर्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग आरबीसी को ग्रेवयार्ड भी, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ब्लड बैंक भी हम लोग स्प्लीन को ही बोलते हैं। ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्प्लीन जो है कुछ एक्सेस ब्लड कॉर्पस्कल को स्टोर करके रखता है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए ब्लड कॉर्पस्कल को कुछ अमाउंट को स्प्लीन स्टोर करके भी रखता है, इसलिए हम उसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। जैसे हम लोग इमरजेंसी के लिए कुछ मनी बैंक्स में स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही स्प्लीन भी कुछ ब्लड कॉर्पस्कल को इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग आरबीसी के बारे में कुछ और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने क्या बनाया है, ये एक आरबीसी है, दोनों तरफ से कॉनकेव स्ट्रक्चर बना है, इसलिए हम लोग बाई कॉनकेव बोलते हैं, और ये पूरा राउंड होता है, इसलिए सर्कुलर शेप का होता है। इस आरबीसी के अंदर यानी मेच्योर आरबीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन क्यों प्रेजेंट है? ताकि वो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सके, गैस का ट्रांसपोर्ट कर सके। मैंने अभी आपको बताया कि मैच्योर आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होता है, खाली जगह होता है। उस खाली जगह में सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन होता है। तो वो सेल ऑर्गेनेली क्यों नहीं होता है? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हेमोग्लोबिन के लिए आरबीसी के अंदर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होता है। ये देखो, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये सब एंटीजेंस है। आरबीसी के ऊपर दो तरह के एंटीजेंस होते हैं जनरली, मतलब नॉर्मली आरबीसी के ऊपर दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई डिजीज कॉजिंग एंटीजन है तो वो बात अलग है। नॉर्मली दो तरह के एंटीजन होते हैं, एक तो ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं और दूसरा आरएच एंटीजन होते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन मतलब एंटीजन क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, एंटीजन होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड एंटीजन होता है, एंटीजन बना होता है ग्लाइकोलिपिड का। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या बताएगा? ब्लड ग्रुप एंटीजन बताएगा कि वो ब्लड का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, या फिर ब्लड ग्रुप ए बी है। चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और ये जो आरएच एंटीजन है, ये आरएच एंटीजन ये बताएगा कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ना आरएच के अकॉर्डिंग, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे 8 तरह के इस तरह से ब्लड ग्रुप हो गए, जैसे पॉजिटिव ए, पॉजिटिव बी, पॉजिटिव ए बी, पॉजिटिव ओ। उसी तरह से ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। अच्छा, इस आरबीसी के सरफेस पे जो कवरिंग प्रेजेंट है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं डोनल्स मेम्ब्रेन, जो कि काफ़ी थिन होता है, बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है। ये परमिएबल होता है क्लोरीन और बाइकार्बोनेट के लिए, यानी क्लोरीन और बाइकार्बोनेट यहाँ से अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इम्परमिएबल होता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इसके अंदर और बाहर नहीं जा सकता। अब देखो, ये मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब रेटिकुलोसाइट मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है, उस दौरान न्यूक्लियस वहाँ से गायब हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। लेकिन उस न्यूक्लियस के एब्सेंट होने से पहले ही उसमें हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हेमोग्लोबिन फॉर्म्स बिफोर आरबीसी बिकम्स इन्यूक्लिएट। इन्यूक्लिएट मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, उससे पहले ही हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये देखो, हायरार्की दिया हुआ है इसका, आपको देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी दिख रहा होगा। जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं। देखो, ईच आरबीसी मतलब एक आरबीसी की अगर बात करें तो एक आरबीसी के अंदर ये सारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो एक आरबीसी के अंदर अप्रॉक्स 280 मिलियन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। अब एक हेमोग्लोबिन का अगर हम लोग बात करें तो एक हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन प्रोटीन। उसमें ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है।
जिसमें से अडल्ट के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, वही फीटस के अंदर 2 अल्फा और 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। गामा की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाता है फीटस के अंदर हेमोग्लोबिन के लिए। अब देखो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन यानी ईच चेन का अगर मैं बात करूं तो हर एक चेन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीम। और हर एक हीम के अंदर में सेंटर में प्रेजेंट होता है आयरन Fe2+ यानी फेरस आयरन प्रेजेंट होता है हीम के सेंटर में। आपको देखो डायग्राम जो दिखाए थे उसमें आपको दिखा होगा कि हीम के सेंटर में फेरस आयरन प्रेजेंट है, और ये फेरस आयरन ही वो है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा टिश्यू तक। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आरबीसी के बारे में। अब कुछ और आरबीसी के बारे में पढ़ना है, जैसे एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है, जब आरबीसी काउंट कम हो जाता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया भी 3 तरह के एनीमिया होते हैं, चलिए उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। आइए आरबीसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि एरिथ्रोपोएसिस में एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हेल्प करता है एरिथ्रोपोएसिस होने में। तो ये एरिथ्रोपोएटिन जो है वो कहाँ बनता है ये समझ लो। तो एरिथ्रोपोएटिन जो है वो मेनली किडनी में फॉर्म होता है। किडनी में एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग EPH भी बोलते हैं, एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूसिंग हार्मोन। वहाँ से एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होता है और लिटिल अमाउंट में लीवर से भी प्रोड्यूस होता है ये चीज़। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग एनीमिया का बात करें तो एनीमिया मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, अगर उससे और कम आरबीसी हो जाए यानी अमाउंट और उसका डिक्रीज हो जाए तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। अच्छा, जनरली जो है वो अनीमिया फीमेल में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि फीमेल में पहला तो कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड फ्लो होना, ब्लड लॉस होना, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा ये कारण है कि जो हमारी हाउस वाइफ्स होती है, जनरली इंडिया में मैक्सिमम जो वुमेन है वो हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ अपने घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि वो अपने खाने पीने का कोई एक टाइमिंग रेगुलर नहीं कर पाती। मतलब किसी भी टाइम खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता 12 बजे हो रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो वो भी एक कंडीशन है अनीमिया का। तो डिक्रीज इन आरबीसी काउंट को हम लोग अनीमिया बोलते हैं। अब ये अनीमिया का क्या कॉज है उसके बेसिस पे 3 तरह के अनीमिया होते हैं। सबसे पहला है मैक्रोसिटिक अनीमिया। ध्यान रखना ये मैक्रोसिटिक है, ये माइक्रोसिटिक है। मैक्रोसिटिक अनीमिया का कॉज है विटामिन B9 और विटामिन B12 का डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब कमी। अगर ब्लड में विटामिन B12 और B9 का कमी हो गया जिसके वजह से मैक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है। नॉर्मोसिटिक अनीमिया क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाने के कारण। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसके वजह से नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक अनीमिया कब होता है, जब फेरस आयरन का डेफिशिएंसी हो जाता है, उसके वजह से माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन के बारे में तो ऐसे मैंने आपको सारी बातें बता ही दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसको भी देख लो। हेमोग्लोबिन का 2 पार्ट है, एक तो प्रोटीनेशियस पार्ट है और एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं, जो कि पूरे हेमोग्लोबिन का मतलब एक हेमोग्लोबिन का 5% कवर करता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीम प्रेजेंट होता है। हीम क्या है, पिगमेंट है जो कि नॉन प्रोटीन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इस हीम के अंदर 2 चीज़ प्रेजेंट है, एक तो फेरस आयरन प्रेजेंट है और दूसरा पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है। ये पोरफायरिन रिंग क्या होता है, हीम के सेंटर में पोरफायरिन रिंग होता है जहाँ पर फेरस आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये पोरफायरिन ही वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में फेरस आयरन प्रेजेंट होता है। अभी जो प्रोटीनेशियस पार्ट है 95%, उसमें ग्लोबिन चेन प्रेजेंट है। ग्लोबिन क्या है, एक ग्लोबिन में मतलब एक ग्लोबिन प्रोटीन में 4 चेन्स प्रेजेंट है। ये चेन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, जब बहुत सारा अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है तो वो एक चेन बना लेता है, उस चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं एक हेमोग्लोबिन के अंदर।
मतलब चारों तरह के नहीं होते हैं, लेकिन ये चेन 4 तरह का होता है, जिसमें से एक अल्फा, बीटा, गामा और एक और होता है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये काफ़ी रेयर ह्यूमंस में पाया जाता है, इसलिए उतना हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब अमाइनो एसिड, इस चीज़ को लिख लेना, क्योंकि ये एक चेन है तो अमाइनो एसिड्स का ही तो चेन बना होगा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ करके। तो अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, जबकि बीटा, गामा और डेल्टा चेन जो है वो 146 अमाइनो एसिड का चेन है। अगर अडल्ट हेमोग्लोबिन का बात करें तो उसमें टाइप 1 है, जो कि जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट है, और टाइप 2 है जिसमें कि 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो है ये काफ़ी रेयर होता है टाइप 2, मैक्सिमम अमाउंट में, मतलब मैक्सिमम जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर अल्फा 2 और बीटा 2 चेन ही प्रेजेंट होता है। वही अगर फीटल हेमोग्लोबिन का बात करें तो इनके अंदर अल्फा 2 गामा 2 चेन होता है। गामा के प्रेजेंस के वजह से ऑक्सीजन का एफिनिटी और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फीटस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आरबीसी से रिलेटेड, सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग डब्ल्यूबीसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक है, जो मैंने ब्लड कॉर्पस्कल आपको बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो ये डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। इसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ता है और उसको किल करता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज नहीं होता है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में आए, उसी इन्फेक्शियस एजेंट को हम लोग पैथोजन बोलते हैं, तो वो उसको किल कर दे, उसके अगेंस्ट फाइट करे और उस पैथोजन को किल कर दे। अगर हम लोग काउंट का बात करें, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का बात करें बॉडी में, जिसको हम लोग टीएलसी बोलते हैं, तो वो होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, या फिर इसको पर माइक्रोलीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इतना डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। अब कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस है ये टीएलसी से रिलेटेड। देखो, सबसे पहला सिचुएशन है जब ये टीएलसी एबनॉर्मली हाई हो जाए। एक तो होता है हाई होना और एक होता है एबनॉर्मली हाई होना, यानी 6000 से 8000 के अलावा वो 1 लाख प्लस हो गया तो ये एबनॉर्मली हाई हो गया, यानी इसके कंपेरिजन में 1 लाख बहुत टाइम्स गुना ज़्यादा है। तो एबनॉर्मली हाई कंडीशन में, जो कि अप्रॉक्स 1 लाख से भी ज़्यादा, मोर देन 1 लाख हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड कैंसर होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और ब्लड कैंसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज हो गया तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। अच्छा, ध्यान रखो कि जनरली अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, जिसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है, जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है ताकि उसको किल किया जा सके। लेकिन एड्स और टाइफाइड ऐसा केस है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। और टीएलसी इंक्रीज कब हो जाएगा? जब पैथोजन को किल करना होगा। टीएलसी इंक्रीज होने वाले सिचुएशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। यहाँ पर और ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का सिक्रीशंस फॉर्मेशन होने लगता है। ये कब होगा? जब कोई बैक्टीरिया या वायरल पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा डिजीज कॉज करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए और ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डब्ल्यूबीसी को 5 तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं, उनको 2 कैटेगरी में उनको बांटा गया है। जैसे एक है ग्रैन्युलोसाइट और एक है ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट क्या होता है? जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। और ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होता है? जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। अच्छा, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जब उनको किसी भी डाई से स्टेन किया जाएगा, स्टेनिंग करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? किसी डाई का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होगा? हम लोग को वो ग्रेन्यूल्स विजिबल दिखेगा।
उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग। जबकि अगर ए ग्रेन्युलोसाइट को अगर हम लोग स्टेन करें किसी डाई से तो वो स्टेनिंग नहीं हो पाएगा, यानी कि हम लोग को ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेगा। ए ग्रेन्युलोसाइट में 3 तरह के WBC आते हैं, एसिडोफिल जिनको हम लोग इओसिनोफिल बोलते हैं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट आते हैं और मोनोसाइट आते हैं। अच्छा, ए ग्रेन्युलोसाइट में जो इनका न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में यहाँ न्यूक्लियस में कोई लोब्स एब्सेंट, मतलब लोब्स कोई प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर लोब्स एब्सेंट होता है। अच्छा, ये 5 तरह के WBC को अभी हम लोग डिटेल में कैटेगराइज करके समझ लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग WBC के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC का क्या क्या रोल है। देखो 5 तरह के WBC होते हैं, मैंने उसको एक ही बार क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को सभी को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना पड़ेगा कि एक अगर कैरेक्टर है तो उसमें सभी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने सभी को एक साथ ही लिखा है। आप ध्यान से देखना, इओसिनोफिल जिसको हम लोग एसिडोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर मैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का बात करूं तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 2 to 3% कौन कवर करता है, इओसिनोफिल। 0.5 to 1% ये मिनिमम अमाउंट है, यानी कि सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल ये मैक्सिमम अमाउंट है, यानी कि WBC भी सबसे मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट 6 to 8% है और लिम्फोसाइट 20 to 25% है। अगर मैं लाइफ स्पैन का बात करूं कि हर एक सेल्स का क्या लाइफ स्पैन होता है, तो इओसिनोफिल का 14 आवर्स, ये अबाउट में दिया हुआ है कि अबाउट 14 आवर्स। बेसोफिल का 10 आवर्स, न्यूट्रोफिल का 12 आवर्स, मोनोसाइट का लेस देन 24 आवर्स इन ब्लड के अंदर की बात किया जा रहा है, लेस देन 24 आवर इन ब्लड एंड लेस देन 7 डेज इन ब्लड लिम्फोसाइट का। अगर मैं स्टेनिंग प्रोसेस की बात करूं तो मैंने भी आपको थोड़े से पहले बताया कि ग्रेनुलोसाइट को हम लोग स्टेन कर सकते हैं, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट को हम लोग स्टेन नहीं कर सकते हैं। स्टेन करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई डाई चाहिए होगा जो कि कलर प्रोवाइड कराएगा। तो इओसिनोफिल को हम लोग एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं और उस एसिडिक डाई का नाम क्या है, इओसिन है, ध्यान रखना। बेसोफिल को हम लोग बेसिक डाई से स्टेन करते हैं और इसका नाम होता है बेसिक डाई का मिथाइलिन ब्लू। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो। एसिडोफिल, इओसिनोफिल को एसिडोफिल बोलते हैं तो इसलिए एसिडिक डाई यूज होता है, और बेसोफिल में बेसिक डाई यूज होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, यानी कि इसमें कोई भी डाई हम लोग यूज कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कोई भी यूज कर सकते हैं। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तो ग्रेनुलोसाइट है ही नहीं, तो इसको हम लोग डाई भी नहीं कर सकते। अगर न्यूक्लियस के शेप का बात करें तो इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो बाई लोब्ड होता है। देखो ये एक लोब और ये दूसरा लोब, इस तरह से हेडफोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का इओसिनोफिल के अंदर। बेसोफिल में 2 to 3 लोब्स एस शेप का होता है और 2 से 3 लोब्स प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल में देखो 3 से 5 लोब हो सकता है या मल्टी लोबुलर भी हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मोनोसाइट का देखो जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप या बीन शेप का होता है, जबकि लिम्फोसाइट का लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है कि न्यूक्लियस पेरिफेरल सरफेस में आ जाता है, मतलब एक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही दिख रहा है, यानी कि पेरिफेरी से टच हो जाता है, न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है लिम्फोसाइट के अंदर। अगर मैं फंक्शन की बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। फंक्शन की बात करूं तो इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। जितने भी एलर्जी रिएक्शन होते हैं, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, वो चीज़ डस्ट से या कोई फूड आइटम से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को इओसिनोफिल। साथ में पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, पैरासाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। पैरासाइट भी 2 तरह के होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, बताओ। एक तो एक्टोपैरासाइट और एक इंडोपैरासाइट, जो कि होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। अच्छा, बेसोफिल का अगर फंक्शन की बात करें तो बेसोफिल सिक्रीट और ट्रांसपोर्ट करेगा हिपैरिन को। हिपैरिन मैंने आपको बताया है, हिपैरिन ब्लड को कोआगुलेट या क्लॉट होने नहीं देता है ब्लड वेसल्स के अंदर। हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करेगा, ये भी एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एलर्जी, इससे मतलब ये सिक्रीट करेगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन ब्लड के अंदर। न्यूट्रोफिल का बात करें तो ये डिस्ट्रॉय करेगा वायरस और बैक्टीरिया को। न्यूट्रोफिल जो है वो एक फैगोसिटिक सेल है,
जो कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा। फैगोसाइटोसिस क्या है प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पैथोजन को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। न्यूट्रोफिल क्या करेगा? वो पूरे के पूरे वायरस या फिर बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेगा, अपने अंदर संभाल लेगा, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर ही नहीं पाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। मोनोसाइट को हम लोग स्कैवेंजर सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेड ब्लड कॉर्पस्कल, ब्लड में जो भी चीज़ डेड हो गया है, डैमेज हो गया है, उसको मोनोसाइट क्या करेगा? इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा। अच्छा, मोनोसाइट जो है वही कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में बताओ? कन्वर्ट्स इनटू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। और मैक्रोफेज क्या करेगा? ये जो काम लिखा हुआ है ये मैक्रोफेज ही करता है। लिम्फोसाइट की अगर बात करूं तो लिम्फोसाइट के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का मेन काम है, यानी जो भी एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है किसी पैथोजन को किल करने के लिए, वो होता है बी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा और प्रोवाइड कराएगा इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी का नाम है, यानी जिस इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बना जा रहा है, इसके थ्रू जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसको हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि ये क्या करेगा कि सेल के अंदर जो पैथोजन प्रेजेंट है या जो डैमेज सेल हो गया उससे प्रोटेक्ट कराएगा हमारे बॉडी को। कौन? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्लेटलेट्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक मैमेलियन कैरेक्टर को शो करता है। मैमेलियन कैरेक्टर मतलब प्लेटलेट सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय मेगा कैरियोसाइट। बोन मैरो में एक सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। यही मेगा कैरियोसाइट जो है वो थ्रोम्बोसाइट को प्रोड्यूस करता है। आरबीसी की तरह, मैच्योर आरबीसी की तरह ये भी नॉन न्यूक्लिएट होता है, यानी ई न्यूक्लिएट होता है। शेप का बात करें तो बाई कॉन्वेक्स या ओवल शेप का होता है। जैसे आरबीसी जो है वो बाई कॉन्वेक्स नहीं, बाई कॉनकेव था, जबकि प्लेटलेट्स जो है वो बाई कॉन्वेक्स है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। लाइफ स्पैन का बात करें तो 2 से 5 दिन तक इसका लाइफ स्पैन हो सकता है। फंक्शन की बात करें तो सबसे मेजर फंक्शन है क्लॉटिंग में इसका, यानी ब्लड को क्लॉट करने में। कब? जब इंजरी हो जाए उस समय ब्लड को क्लॉट करने के लिए मेजर फंक्शन है प्लेटलेट्स का। इसके अलावा भी इसका कुछ फंक्शंस है, जैसे ये इसके क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाता है या कोई उसमें डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का ये काम करता है। यानी कि जो इंडोथीलियम है, जो इनर लेयर है ब्लड वेसल्स का, उसमें अगर कोई रप्चर या कोई डैमेज हो गया तो उसको ये रिपेयर करने का काम करता है। साथ में ये सेरोटोनिन को भी सिक्रीट करता है थोड़े अमाउंट में। सेरोटोनिन क्या, एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो कि बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। जैसे उसका कुछ फंक्शंस है, जैसे वो मूड को रेगुलेट करता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशंस, ये सारा चीज़ को रेगुलेट करता है। मेमोरी में, याद रखने में भी वो हेल्प करता है। साथ में वो स्लीप वेक साइकिल में भी हेल्प करता है। पेन को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। बहुत सारा रोल है सेरोटोनिन का। काउंट की बात करें तो टोटल प्लेटलेट्स काउंट जो है हमारे बॉडी में 2.5 to 3.5 लाख हो सकता है, यानी 2.5 लाख से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट्स प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी में नॉर्मली। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़े थे ल्यूकोसाइटोपेनिया, उस समय क्या था कि WBC का काउंट डिक्रीज हो गया था। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केस में प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल काउंट क्या है? क्रिटिकल काउंट वो काउंट है, मिनिमम नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट है, जिससे अगर नीचे गया तो वो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स शो करने लगेगा। क्रिटिकल काउंट है 40,000, यानी 40,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब तो होना ही चाहिए। अगर इससे भी कम चला गया प्लेटलेट्स का अमाउंट, जैसे प्लेटलेट्स का अमाउंट सबसे मेजर कॉज क्या है कम होने का? डेंगू। जो डेंगू होता है उस केस में प्लेटलेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का अमाउंट अगर उससे भी कम हो गया
तो क्या होगा उस केस में कुछ सिम्टम्स आएगा, जैसे रेड रेड कलर का स्पॉट्स दिखने लगेगा स्किन के ऊपर, रैशेज अपीयर्स हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं परप्यूरा डिजीज। तो परप्यूरा डिजीज क्यों होता है? प्लेटलेट्स का अमाउंट क्रिटिकल काउंट से भी मिनिमम हो जाने के कारण, क्रिटिकल काउंट से भी कम हो जाने के कारण ये सारे स्पॉट्स दिखने लगते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं परप्यूरा डिजीज। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से रिलेटेड, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने टेलीग्राम का एक चैनल बना दिया है पॉइंटिफाइड बायो के नाम से, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाला हूँ उसमें, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिलेटेड। मैं आज उसमें एक्सक्रीशन चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस डाल दूंगा। अच्छा, क्वेश्चंस में 2 पीडीएफ के फॉर्म में डाल रहा हूँ। एक पीडीएफ में एमसीक्यू होगा जो नीट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एक पीडीएफ में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा, 1 वर्ड क्वेश्चंस या 1 लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारे होंगे। तो आप जिस भी लेवल पे हैं आप उस तरह से उस पीडीएफ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैंने जितना भी चीज़ बताया है उस सबको समराइज फॉर्म में एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में बना करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा उसी टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं हमारे, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, मैं उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डालता रहूँगा। चलिए, आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर क्लॉटिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।